कि किसी क्लाइंट का फोन आया कि मुझे 10 ट्रक चाहिए, तो हम बोलेंगे मिल जाएंगे। उसके बाद उसको खड़ी गाड़ी नंबर देते रहते हैं और ट्रक पहुंचती है और कोई जो गाड़ी नंबर के बिना की होती है। जिसको क्लाइंट का फोन आया तो अपने पास जो अवेलेबल है इतना ही प्रॉमिस करना है, या फिर इनको ये प्रॉमिस करना कि हम इतने बजे तक आपके पास जितने भी लोग काम करते हैं ना, उनकी आप अपनी ही करनी चाहिए, लेकिन सलाह सबके लेनी चाहिए। आप जिस धर्म में मानते हो उस धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स जो है उसमें से उठा के आपके गाइडिंग प्रिंसिपल बनाइए, और वो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, उससे नाता बनाए रखेंगे। 6 महीने का गोल आपने 7 महीने में, 8 महीने में या 5 महीने में, उसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं कि आपकी गति क्या रहेगी। Hi everyone, this is Vivek Srivastav. Welcome to my channel. And today we have for you a special guest episode. We have Mr. Ashok Shah with us today. And he is the chairman emeritus of VTrans India Limited. And he's a true veteran of the logistics industry with 60 years experience. Under his leadership, VTrans has grown to be a major player in the industry with over 3,500 employees and 1,500 branches all across India. And it provides specialized services in cargo and warehousing. He has also led the development of a custom ERP software system for the logistics, as well as a multi-transit insurance policy system, which is a first in India. So that's amazing. Thank you, sir, for joining us, and welcome. थैंक यू वेरी मच। तो आई एम ग्लैड आपसे बात हो रही, क्योंकि हम लोग नॉट ओनली स्टार्ट ऑफ द बिजनेस की बातें करेंगे, लेकिन ऑल्सो आपने कैसा इनको बढ़ाया, छोटी कंपनी को बड़ा कंपनी बनाया, सो दैट बहुत ही यूजफुल होगा व्यूअर्स के लिए। देखिए मैं शुरुआत इस तरह से करूँगा कि मेरे फादर 1947 to 50 के दौरान एक लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कह सकते हैं उसमें एज ए बतौर एम्प्लॉय काम किया था। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से काम किया और एक्सपीरियंस 3 साल का लिया, और 1 साल उन्होंने जो ओनर थे उनकी गैर मौजूदगी में धंधा संभाला, और बहुत अच्छी तरह से अनएक्सपेक्टेडली अच्छी तरह से संभाला। तो जब भी ओनर आए उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी आपको सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है, और आप खुद का कर सकते हैं, और एक छोटी सी ट्रक भेंट पे दी। उस टाइम क्या है, ट्रक की कीमत थी 2,500, 3,000, 4,000 में छोटी ट्रक आती थी जो 3-4 टन का पासिंग होती थी उस टाइम। तो 1950 में जब भी मेरा जन्म हुआ उस टाइम मेरे फादर ने उनके एक दोस्त के साथ मिलके लोकल ट्रांसपोर्ट चालू की थी, जो मलाड, कांदीवली, बोरीवली, अंधेरी ये एरिया से भात बाजार का माल ढोती थी। 1956 में इन्होंने हिम्मत करके हमारे कम्युनिटी में फर्स्ट 2 टाटा की मर्सिडीज बेंज, उस टाइम मर्सिडीज और टाटा का टाई अप था, तो मर्सिडीज बेंज का दी थी, और उन्होंने डिसीजन लिया बार चलाने का, मतलब इंटरस्टेट चलाने का। तो 2 साल चलाने के बाद उन्होंने, तब तक मेरे पिताजी अकेले थे, मेरे चाचा जी फिर जुड़ गए उसमें, और दोनों भाइयों ने मिलके ये इंटरस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत की बॉम्बे टू गुजरात से 2 ट्रक से, और 2 ऑफिस और 2 ट्रक से 1958 में विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से शुरुआत हुई थी। मेरा जहाँ तक संबंध है इसमें, तो हमारे परिवार में मेरे से पहले के जो थे, मेरे पिताजी 3 किताब पढ़े थे, मेरे चाचा 4 किताब पढ़े थे, उसके बाद के जो चाचा है जो लोकल बिजनेस इन्होंने जब ये स्टार्ट किया तभी संभाल रहे थे, वो 7 किताब थे, और उससे छोटे चाचा वो भी 7 किताब। तो मैं फर्स्ट एसएससी पास था
मेरे बाद तो सबने मेरे से ज़्यादा पढ़ाई की। 1964 में मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे क्या है, एक शौक था और वो था ट्रक चलाने का, और ट्रक चलाना सीखना था। तो इस तरह मैं वैकेशन के पीरियड में, जब भी आमतौर पे स्टाफ की कमी होती है, तो मैंने ट्रक चलाने के लिए हमारी गांव, छोटे छोटे कस्बे में, विलेजेस में डिलीवरी थी कच्छ में, तो मैं चला जाता था वैकेशन के पहले ही दिन, और वहाँ 2 महीना 1.5 महीना जो वैकेशन है, ट्रक भी चलाना सीख गया और धीरे धीरे काम भी सीखते गए। लेकिन आपकी एज तो कम थी ना, मीन्स 14 साल की थी उस तो टाइम। 14 साल में आप ट्रक चला रहे थे। बरेली ट्रक चलाई थी, लाइसेंस तो 18 साल में मिला था। नहीं, मीन्स 14 साल का लड़का इतनी बड़ी ट्रक चला सकता है? मीन्स उस टाइम क्या है, 6-6.5 टन की कैपेसिटी की ट्रक थी। हाँ। और गाँव में वहाँ उस टाइम कोई ट्रैफिक नहीं थी, कारें भी नहीं थी, ट्रकें भी नहीं थी, बस भी लिमिटेड थी, और ट्रक बहुत कम थी। तो कोई ट्रैफिक का सवाल नहीं आया था। रोड भी कहीं कच्ची सड़कें, कहीं पक्की सड़कें, उस पे जो टफ रोड पे चलाना सीखा, तो उसकी बदौलत क्या है कि उसके बाद कहीं भी चला सकता है, ये कॉन्फिडेंस आया। मेन चीज कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको। और क्या है कि शुरू से फादर मदर की वजह से मेरा भी बिल्ट अच्छा था। अभी जो हाइट है, उतनी हाइट 14 साल में हो गई थी। तो ट्रक चलाना मतलब बहुत इजीली सीख लिया था। और ये सिलसिला 1969-70 तक रहा, जो 5 साल में जब भी टाइम मिलता था गांव में गया। गांव में यहाँ भी मुझे पहले से बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो यहाँ भी ऑफिस पे चला जाता था। और फॉर्चुनेटली मुझे ऑफिस के सामने की बिल्डिंग में 1 साल तक मेरे चाचा के साथ रहने का मौका मिला। तभी बाकी के जो काम थे वो भी मैंने सीख लिया। मतलब फुल फ्लेज में 1969 में एसएससी पास करने के बाद आया, तब तक सब काम मेरे हाथ से निकल चुके थे। एक्सपीरियंस हो गया था मुझे 19 साल की उम्र में। तो फिर एसएससी के बाद क्या फुल टाइम काम पे ही लगे? नहीं, एसएससी के में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो मैं तो रिजल्ट के बावजूद ऑफिस पे बैठना चालू। 2 महीने के बाद पिताजी है, बोले कौन सी कॉलेज ज्वाइन की? मैं बोला अपनी कॉलेज ज्वाइन की। बोला नहीं, तेरा इतने अच्छे मार्क्स आए तो तेरे को कॉलेज जाना चाहिए करके उन्होंने कहा। तो मैंने एचआर कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन नसीब में पढ़ना नहीं लिखा था। तो जो लास्ट एग्जाम थी एक, उसके बीमारी आ गई। फिर बोला अक्टूबर में देंगे, अक्टूबर फिर आया नहीं, और मैं लग गया अपने धंधे में। और मुझे पहले से दिलचस्पी थी शुरू से, तो मुझे ये लगा कि कॉलेज में जाके पढ़ूंगा, इससे अच्छा मुझे यही लाइन में जाना है, आगे बढ़ना है, तो यही लाइन में क्यों ना अभी से शुरुआत करूं। तो जब आपने फुल टाइम किया पढ़ाई के बाद, तो आपका क्या रोल था कंपनी में? मेरा रोल शुरुआत के दौर में 1969 में हमारी ट्रक्स जो थी उसका मेंटेनेंस और उसका रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, बॉडी केबिन बनाना, तो ये ट्रक डिवीजन का काम शुरू में 2 साल तक संभाला मैंने, 2-3 साल तक। तो आपको मैकेनिक्स का भी मालूम था, जैसे Yes. रिपेयर वो सब? मोटा मोटा सब करता हूँ। और कार के तो कार्बोरेटर खोल के वो पाने पकड़ लेके सब बैठ जाता, तो सब कुछ कर सकता हूँ, आज भी कर सकता हूँ। रियली वाओ। मैं लॉट ऑफ टाइम्स विश करता था कि गाड़ी का रिपेयर का नॉलेज हो, यू नो, इंस्टेड ऑफ नहीं, मैकेनिक्स। बेसिक जो नॉलेज है वो पूरा है, और उसकी बदौलत क्या है, कहीं अटकती नहीं है अपनी गाड़ी, राइट। वो है। और 1972 में फैमिली में सबसे बड़ा होने के नाते 22 साल की उम्र में मेरी शादी की गई थी। मैं तैयार नहीं था, लेकिन पिताजी और चाचा जी ने कुछ ऐसी बातें की, तो मैं करने को तैयार हो गया। और जैसे शादी करके बॉम्बे आया, उस दौरान हमारे जो चीफ कैशियर थे, उनकी हेल्थ के इशू की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, तो मुझे सीधा वहाँ बैठा दिया गया कैशियर।
मीन्स फाइनेंस। फाइनेंस मतलब कैश पे क्या है कि उस टाइम मैनुअल सब होता था, राइट। तो जितनी ट्रक में माल आता था उसकी एंट्री होती थी, एंट्री करके सुबह 10 बजे डिलीवरी होती थी, तो हम लोग 8:30 बजे तक का ऑफिस पहुंच जाते थे। 1-1.5 घंटे में सब एंट्री करके फिर जो माँ उस दौरान गाड़ी खाली करने लगाते थे, और पैरेलल डिलीवरी 10 बजे से चालू होती थी, शाम को 6:30 तक नॉन स्टॉप फिर चलती थी। 250-300 रसीद बनती थी, कभी 400 भी बनती थी। तो इस तरह से ये भी एक्सपीरियंस हुआ। ये कैश संभाल रहा था, उसके दौरान क्या है कि मैं फॉर्चुनेटली स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग था, तो अकाउंट्स का भी बेसिक नॉलेज अच्छा था। और मैंने जब भी स्कूल में पढ़ रहा था उसके दौरान एक स्पेशलाइज कोर्स भी किया था साइड बाय साइड, तो उसकी वजह से अकाउंट्स भी मैं लिख सकता था। तो कभी अकाउंटेंट नहीं आया तो मैं ये भी काम कर लेता था। मतलब सब A to Z बोलो ना, तो 1972-73 के दौरान मैं सीख गया था। और वो ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी स्टार्टअप कर रहा हूँ ना, तो हर एरिया में कुछ तो नॉलेज एंड इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है स्टार्टअप नहीं, फाउंडर को। मेरा जो तजुर्बा है ये कह सकता हूँ कि बेसिक अकाउंट या अकाउंट्स का आपको नॉलेज होगा तो आप किसी भी बिजनेस में फेलियर नहीं हो सकते, फेल नहीं हो सकते, क्योंकि वो लॉजिक लगाना पड़ता है, और वो लॉजिक और अकाउंट को आप मिला देते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी चल जाती है, और जहाँ अटकना है वहाँ अटक जाती है अच्छी तरह से। तो आप वो कैशियर पोजीशन में थे, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि 1974-75 में एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मैटर पुरानी आई थी इनकम टैक्स की, और उस दौरान मेरे से दोनों छोटे भाई जो थे, एक ने बीकॉम किया था, एक इंटर करके आगे बैठना स्टार्ट किए थे, तो उनको मेरी जगह पे बिठा के मैं ये टैक्सेशन और ये समझा। उसमें मुझे इतना सीखने मिला कि टैक्स प्लानिंग क्या करना चाहिए, ऑफिशियल काम करके भी आप टैक्स बचा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपना बिजनेस ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। और उसमें भी एक ऑफिसर आए थे, वो कॉम्प्लिकेटेड, जो एक केस पुराना था हमारा, उसमें रिटर्न लेट भरने की वजह से काफ़ी पेनल्टी और था, तो उसके सिलसिले में मुझे बहुत सारे चक्कर काटने पड़े, और उसके बाद मैं रेगुलर जाने लगा। मेरे मतलब लोगों को डर होता है उस जमाने में, इनकम टैक्स का कोई प्यून भी आवे ना तो डरते थे लोग, तो जो डर नाम की चीज नहीं रही, तो उसके बाद मैं खुद जाने लगा। मतलब किसी को कोई अपना मतलब एडवोकेट है या चार्टर अकाउंटेंट को लिए बिना भी जा सकता था और उनसे डायरेक्ट बात करता था। तो 2004 तक मैं जाता था, मतलब 1974 से शुरुआत की थी, तो 2004। लेकिन इसमें जो एक ऑफिसर पीसी पवार करके आए थे, उन्होंने एक केस के सिलसिले में स्क्रूटी निकाली थी, उसमें उन्होंने इतना मुझे सिखाया, और उन्होंने मेरे से चैलेंज के कुछ भी गलत हुआ ना तो तेरा सब बिगाड़ दूंगा। और मैंने बोला नहीं निकला तो बोला मर्द की जबान है, तू जो बोलेगा वैसे असेसमेंट तेरा। और फॉर्चुनेटली उन्होंने 29th टाइम मुझे बुलाया, लेकिन सब सही निकला, और उसने अपनी जबान रखी। मुझे बोला अभी बोल। मैं बोला देखिए, जो डिसअलाउ करने लायक आपको लगे वो करके बाकी मुझे क्लियर दे, और उससे करके दिया। उसके बाद एक दो हमारे रिश्तेदार का भी बेटर उसके पास था, तो मेरी रिक्वेस्ट से उनको भी तंग नहीं किया था। मतलब लॉजिकल लीगली जो होता था कभी मैंने उनकी तरह ये नहीं ली, लेकिन तकलीफ जो थी वो नहीं पड़ी किसी। तो फिर ये टैक्स की, आप तो टैक्स के एक्सपर्ट फिर बन गए आफ्टर ऑल दैट, तो हाँ, उस जमाने में लोग बोलते थे
कि टैक्सेशन की कोई भी बात आती थी मेरे से, चार्टर अकाउंटेंट भी मेरे से डिस्कस करते थे। तो ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने को। और उसकी वजह से मुझे क्या है कि चार्टर अकाउंटेंट एसोसिएशन उसकी, तो एक मीटिंग में 77 या 78 में बुलाया गया था CK नायडू हॉल CCI में। उसके बाद लगातार मैं 2008 तक उनकी हर एक मीटिंग में जाता था। तो ये मतलब सीखने को मेरा एक एडवांटेज यही था कि मेरी पढ़ाई एंड SSC तक से आगे नहीं बढ़ी, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये रहता था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो जहाँ भी मौका मिलता था सीखने चले जाता था। और इस तरह से लोगों से संपर्क करके मैंने काफ़ी नॉलेज अपना अपग्रेड किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1977-78 के दौरान मेरे बड़े चाचा, मेरे पिताजी जो थे वो 43 की एज में 1966 में एक्टिव बिजनेस में से रिटायरमेंट ली, और मतलब पूरा लाइफ के 27 साल, आखिरी 27 साल उन्होंने समाज के लिए दिया। तो मैं कभी भी मौका मिलता था, जब भी पढ़ता था तभी उनके साथ भी जाता था। ड्राइवर नहीं है तो कार भी मैं ड्राइव करता था, एज ए ड्राइवर बतौर चला जाता था। तो फादर के साथ बैठ के इतना सीखने मिला, और इस तरह से मैं हर जगह जाता था तो सीखने मिलता था। तो 77-78 के दौरान एक फाइन मॉर्निंग मेरे बड़े चाचा जो संभाल रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं कल से रिटायर हो रहा हूँ। तो मैं बोला अच्छी बात है, आपने बहुत काम किया है। नहीं, बोला कल से तेरे को संभालना है। तो मैं बोला बड़े चाचा, मेरे उनसे छोटे भाई, मतलब मैं चाचा, बोला उनको ऑफर करना, हाँ बोले तो ठीक है, नहीं तो ये अभी आप दोनों चाचा भतीजा समझ ले, मैं तेरे को दे के जाता हूँ। और सबसे छोटे चाचा 1969 में जब भी मैं फुल टाइम आया तभी राजकोट शिफ्ट हो गए, तो हम दोनों ही थे। तो मैंने दूसरे दिन उनको बोला कि चाचा इस तरह से बोल के गए, उस दिन वो काम से कहीं गए, तो मैं नहीं बोला तू ही संभालना, तू ही बराबर से। और उससे मेरे हाँ गया, लेकिन मेरे विरासत में उस टाइम 12 ट्रक थी जिसपे बैंक की लोन थी, 14 ऑफिस थी, जो ओनरशिप एक भी ऑफिस नहीं थी, भाड़े की जगह थी। अच्छा। और 1973 में फादर के एक फ्रेंड जिसको 25 पैसे का गुडविल पार्टनर था, वो अलग हुए, तो उससे मार्केट से कर्जा लिया था, वो 22.5 लाख का कर्जा विरासत में मिला। तो कितने एम्प्लॉइज थे जब आप? उस टाइम मेरे साथ 78 एम्प्लॉइज थे, और मतलब पूरे मतलब जितनी हमारी ब्रांचेस थी उसको मिला के 78। और एम्प्लॉइज ज्यादातर क्या ड्राइवर्स थे? नहीं, एम्प्लॉइज मतलब व्हाइट कॉलर। अच्छा, तो वो काम क्या ड्राइवर तो 12 ट्रक थी तो 12 ड्राइवर। तो मींस बाकी क्या काम था व्हाइट कॉलर में? क्या व्हाइट कॉलर में देखिए, हमारे यहाँ गोडाउन्स जो होते हैं इसमें बुकिंग का काम होता है, मार्किंग का काम होता है। सबसे पहले मार्का करना, एक पार्सल आया उसको मार्किंग करना पड़ता है, मार्किंग के बाद ट्रैकिंग नंबर और उसकी वेट होती है, वेट के बाद उसकी रसीद बनती है, रसीद बनती है तो रसीद बनाने वाला होता है। उसके बाद फिर जब भी ट्रक आती है तो उसको लोडिंग करने वाला चाहिए। तो इस तरह से ये लोग काम करते थे सब। और इसी तरह से डिलीवरी गोडाउन होते थे, उसमें डिलीवरी का इंचार्ज होता था। वो ट्रक आती थी तो ट्रक में से मजूर माल खाली करते हैं तो उसका काउंटिंग करना, ये जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक माल बराबर है या नहीं। ये उन दिनों कंप्यूटर तो था नहीं, कंप्यूटर तो बहुत लेट आया, तो सब पेपर पे होता है, सब हैंड वर्क थे। उसकी बदौलत सबकी राइटिंग अच्छी थी। वो तो सबसे बड़ी जॉब रिक्वायरमेंट होगी। अभी तो आप लिखो आप पढ़े वाली बात है। दैट्स ट्रू। तो ठीक है, मैं जस्ट वो आपकी शुरुआत की पिक्चर देखना चाह रहा था कि जब आपने कंपनी मैनेज करना शुरू किया तो क्या हाल थी कंपनी की?
नहीं तो कंपनी का ये हाल था, लेकिन मैंने क्या है कि बिकॉज ऑफ मेरा क्या है कि एक शौक था ह्यूमन साइकोलॉजी। वो बचपन से ही मैं उसकी किताबें पढ़ता था और सब कैलकुलेशन, ये हुआ तो ये होना चाहिए, ये हुआ तो ये सब करता रहता था। तो उसकी बदौलत क्या है कि मैंने 2-3 दिन तो पहले कुछ नहीं किया, जैसे चल रहा था देखा, सब देखा। उस टाइम क्या था कि मेरे से छोटे जो है ना कर्मचारी बहुत कम थे। मतलब 70 से 77 के दौरान मैंने भर्ती किए थे, उसके अलावा सब मेरे से बड़ी उम्र के थे। तो कैसे करना, क्या करना, क्या है कि साथ, वैसे देखते तो मुझे 12-13 साल का अनुभव था। पार्ट टाइम तो पार्ट टाइम से ही तो, और लोगों की साइकोलॉजी में समझता। तो 2-3 दिन क्या, फिर प्रायोरिटी फिक्स की कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो प्रायोरिटी नंबर 1 पे आई कि ग्रोथ, और ग्रोथ के साथ पैरेलल आई प्रायोरिटी 1 कि मार्केट का पैसा पहले बाहर निकालना। उस टाइम टैक्सेशन कुछ हैवी थे, तो टैक्स प्लानिंग ये भी एक प्रायोरिटी में रखा, और ये 3 को लेके आगे चला। आगे चलने के बाद क्या है, उस टाइम एक प्रिंसिपल पिताजी ने जो गाइडिंग प्रिंसिपल हमारे लिए बनाए थे, वो जैनिज्म के आधार पे बनाए थे। मतलब क्या है कि एथिक्स, वैल्यू, फिर गलत नहीं करने का, कच्चा काम नहीं करने का, ये सब इनके गाइडिंग प्रिंसिपल थे, जो फॉर्चुनेटली हमने अडॉप्ट किए, और हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो अभी बिजनेस में है उसने भी अडॉप्ट किए। और आज मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम के समय में हमारे साथ जितनी कंपनियां थी, हमारे से बड़ी थी, हमारे से छोटी थी, हमारे बाद आई 1965 और 58 के दौरान, उनमें से आज सही माने में जिंदा कंपनी 1 या 2 रही है, बाकी सब बंद हुई। तो इनके गाइडिंग प्रिंसिपल जो थे, उसकी बदौलत आज हमारी कंपनी 67 में है, और जिस तरह से चल रही है, मैं ये कह सकता हूँ 100 साल भी चलेगी। 100 साल मतलब जनरेशन टू जनरेशन चेंज होगी। अगर यही चीज को उन्होंने फॉलो किया प्रिंसिपल को, तो कहीं दिक्कत आने की संभावना हो। उतार चढ़ाव तो देखिए आते हैं, लिफ्ट में भी आप बैठे हैं तो ऊपर जाएंगे और फिर नीचे भी आएंगे, तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन वो जीवित रहेंगे। तो ये चीज की, और 3-4 दिन सब देखने के बाद मैंने सीनियर जो लोग थे उनसे बात की कि देखिए, अपनी मार्केट में एक प्रथा है, परंपरा है कि किसी क्लाइंट का फोन आया कि मुझे 10 ट्रक चाहिए, तो हम बोलेंगे मिल जाएंगे। उसके बाद उसको खड़ी गाड़ी नंबर देते रहते हैं, और ट्रक पहुंचती है और कोई जो गाड़ी नंबर के बिना की होती है। तो हमको आज से ये करना है अपने प्रिंसिपल कि जिसको क्लाइंट का फोन आया तो अपने पास जो अवेलेबल है इतना ही प्रॉमिस करना है, या फिर इनको ये प्रॉमिस करना कि हम इतने बजे तक आपको, मतलब झूठा प्रॉमिस जो मार्केट में चल रहा है वो नहीं करना। सबने सुन लिया, बोला देखो अशोक, तू बोलता है, तेरी बात से हम सहमत है, लेकिन मार्केट का ये धारा नहीं है। कल को ऑर्डर आने बंद हो गए। मैं बोला ऑर्डर आना बंद हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास गोडाउन का तो परचूटन का काम है, उससे चला लेंगे, फुल ट्रक लोड नहीं आएगा ना। लेकिन मेरे खातर आप 1 महीना तो करके देखिए। तो पहले 15 दिन 20 दिन में हकीकत में उन्होंने बोला वैसा ही हुआ, धंधा डाउन है लगातार 1 महीने तक, मैं कह सकता हूँ। उसके बाद क्लाइंट को भी पता चला कि नहीं, ये कंपनी एक ही है जो नहीं है तो ना बोलने वाली है। और वहाँ क्या है, गोदी में माल आता था, इंपोर्ट होता था जो गोदी में,
तो वो गोदी में क्या है कि 4 बजे तक की एक शिफ्ट रहती थी, उसका एक चार्ज रहता था, और 4 बजे के बाद आपकी ट्रक पहुंचती है तो उसको डबल चार्ज। तो एडवांस में हमको ऑर्डर आने लगे, तो हमने बोला कि देखो हम आपको इतने बजे देंगे, और हमने ये धारा बिठाई थी कि 2 बजे वाली पहुंचने वाली ट्रक है ना, तो हम 2:30 बजे का मतलब जो टाइम देवे उससे पहले पहुंचाने की कोशिश। तो इसकी वजह से क्या है कि लोगों को विश्वास आ गया। तो विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको कोई भी कहीं भी किनारे पे ले जा सकती है। जो आप बोल रहे हैं ना, वो इंग्लिश में एक फ्रेज है, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। यस, वो कोशिश की थी, और ये चीज हमारा जो प्रयोग है वो सफल हुआ। और सफल हुआ उसकी बदौलत क्या है कि पहले ही साल में हमने, उस टाइम क्या है कि हम लोग टॉप लाइन नहीं देखते थे, तो बॉटम लाइन ही हमको हमारे लिए पैरामीटर्स। तो उस टाइम जो भी कुदरत ने हमारे पे मेहरबानी की, और बॉटम लाइन जो थी पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुनी हुई, और सबको विश्वास बैठ गया कि नहीं, ये जो बोलता है वो करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। और ये विश्वास बैठने की वजह से क्या है, और दूसरी बात ये की थी उस टाइम कि देखिए, आपके पास जितने भी लोग काम करते हैं ना, आप अपनी ही करनी चाहिए, लेकिन सलाह सबके लेनी चाहिए। तो मैं उनको सलाह देता था और उनको सलाह लेता था उनको कि ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए या क्या करेंगे तो अच्छा। और उसी बदौलत क्या है कि उनकी बात को एनालाइज करके मैं अमल में रखता था। उसमें ओनरशिप आ गई उनके पास, ओनरशिप मेरी नहीं रही, उनके पास आ गई। और एक टाइम अगर आपकी टीम में ओनरशिप आ गई ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आज तक मैं हर जगह बोलता हूँ कि ओनरशिप करो। और मेरे अंडर में जितने काम किए थे, जो लोगों ने काम किया आज तक, उनको मैंने पहले ही दिन से ओनरशिप दे दी। मतलब क्या है कि ओनरशिप के साथ साथ क्या है कि अकाउंटेबिलिटी, अगर आप कहते हैं तो ओनरशिप आप देंगे तो अकाउंटेबिलिटी। तो ये सक्सेस गया हमारा। और 1981 मतलब 4 साल का सफर में बाहर का जो कर्जा था, धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े सबको समझा के बुझा के, कोई लेने को तैयार नहीं थे वापस। कुछ लोग ऐसे थे, तो उनको बोला कि भाई जरूरत पड़ने पे सबसे पहले आपके पास आएंगे करके वापस कर दिया। सो ये जो आप बता रहे हैं, ये इस एरिया में मेरे काफ़ी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये, आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब आपने टेक ओवर किया था तो काफ़ी लोग आपसे उम्र में बड़े थे। हाँ, तो ये सिचुएशन ये है कि आप बॉस हैं लेकिन वो आपसे उम्र में ज़्यादा है, तो उनको हैंडल कैसे करें, क्योंकि आपको तो उनको नहीं, ये डायरेक्शन देना होगा। तो ये विरासत में मिला था मुझे। ये कह सकता हूँ कि पिताजी के साथ मैं घूमता फिरता था वेकेशन के टाइम पे, जब भी काम पे नहीं होता था तभी घूमता रहता था। तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोगों के साथ, उनकी साथ उम्र से बड़े, उनको कैसे अपनी बात मनानी, तो वो जैसे करते थे। मतलब एक है, देखो आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं हो गया, मन साफ होता है और सबके लिए अच्छा करने की भावना होती है, तो आपकी बात लोगों के दिमाग में उतरती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। और मैं ये नहीं कहता ठोक के ये करें तो कैसे करेंगे, इस तरह से करना कि देखिए ये करेंगे तो कैसा लगेगा। तो उनकी राय लेता था, राय लेके जो उनकी राय नहीं लेता फिर मैं अपना पॉइंट रखता था, ऐसा नहीं और ऐसा करे तो, अरे ऐसा करे तो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि अगर आपका एम्प्लॉई आपसे उम्र में बड़ा है, हाँ, जवान है, वो बूढ़े हैं, तो लेकिन उन्हें कुछ गलती की है ना, आपको उनको बोलना है कि गलती हुई, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? नहीं, गलती में देखिए मेरा पहले से थोड़ा सोच अलग थी।
कि देखो गलती में एक चीज मैं देखता था कि इंटेंशन नहीं है ना, इंटेंशन अगर साफ है तो मेरे से भी गलती होने वाली है तो उसको, और मैं तो ओपनली सबको बोला कि गलती करने का जितना एज ए ओनर मुझे राइट है उतना आपको है, लेकिन इतना करना कि ये गलती दोबारा नहीं होवे और गलती से क्या सीखे है उसको आप एडॉप्ट करें। लेकिन अगर फिर गलती हुई तो फिर आप कैसे? नहीं एज वाले को आप कैसे? नहीं, फॉर्चुनेटली ये मुझे मौका नहीं मिला कुछ कहने के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों को, आप जैसे कंपनी बड़ी हुई तो आपने और लोगों को हायर किया, तो हायरिंग में मेरे खुद ये प्रॉब्लम हुई है कि ढंग के लोग मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं, एक टाइम देखिए दो चीजें हैं। हायरिंग हम लोग क्या करते थे, हायरिंग के टाइम पे ये नहीं देखते थे कि उसको नॉलेज है ही नहीं है या कितना कैपेबल है, कैपेबिलिटीज नहीं देखते थे, एटीट्यूड देखते थे। और दूसरी टाइम, उस टाइम का समय ऐसा था ना कि ज्यादातर लोग है ना इंटरव्यू से नहीं रेफरेंस से आते थे, और रेफरेंस से कोई भी, अब अगर आपके साथ मेरा रिलेशन है, आपने किसी आदमी का रेफरेंस, तो आपकी इज्जत रखने के लिए भी मेरे साथ वो गलत नहीं करेगा। तो इस टाइप के लोग थे हमारे साथ, और आज जो कंपनी का फुली फाली है ना, वैसे लोगों की वजह से आज भी हमारे पास मेरे हाथ से रखे हुए 1969-70 के था, जो रिटायरमेंट होने के बाद भी पार्ट टाइम हमारे यहाँ करते हैं, उनकी सेकंड जनरेशन करती, ऐसे भी एम्प्लॉइज है, और थर्ड जनरेशन भी आ गई है। तो आप इतना एम्प्लॉय को जो रिटेंशन बोलते हैं कि आपके साथ इतने साल हो रहे हैं, वो कैसे आपने अचीव किया? नहीं, वो अचीव करने में मुझे, मेरे लिए नेचुरल था, क्योंकि पिताजी ने जब भी शुरुआत की थी ना, तो वहाँ काम के टाइम को छोड़ के बाकी भाई भाई वाला रिलेशन था, फैमिली माहौल था, मतलब वो उसका दुख में हम लोग दुखी, उसके सुख में हम लोग सुखी, उसके यहाँ शादी है तो हम लोग जाते थे, हमारे यहाँ शादी है तो सब आते थे, मतलब इस तरह का फैमिली का माहौल था, और लिमिटेड लोग थे ना, और सब रेफरेंस से आए हुए थे, किसका रिश्तेदार है, किसका मामा है, किसका चाचा है, इस तरह से। तो इसकी बदौलत क्या है कि, लेकिन अभी जब बड़ी हो गई 3000, लेकिन ये परंपरा जो है हमने जारी रखी है आज भी। अच्छा, हो सकता है कि कैसा भी मतलब क्या है कि प्रोडक्टिविटी वाइज कम ज्यादा होते हैं ना, लेकिन हम हो सके तो किसी को सामने से नहीं कहते कि जाने को नहीं कहते आज भी, मतलब एम्पैथी पूर्ण जो बोलते हैं ना बिहेवियर रखते हैं, मतलब हमारे, और लोगों से भी ये करते हैं, कभी आ जाते हैं कोई, और कुछ गलत लोग आ जाते हैं तो उनको ये माहौल हजम नहीं होता है, तो वो आपे आप चला जाता है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही चले जाते हैं। एक्चुअली आजकल का सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऐसा बन रहा है, और वो मैंने भी स्पेशली अमेरिका में हुआ है कि वेरी काम पे एकदम जैसे सॉर्ट ऑफ एक तरह का कोल्डनेस एंड दिस थिंग की फैमिली, क्या फ्रेंड्स भी मत बनते हैं, जस्ट आओ प्रोफेशनली एक दूसरे से इंटरेक्ट करो और जाओ, ऐसा बन रहा है। एंड वो मैंने वहाँ जब किया तो ऐसा ज़्यादातर ऐसा ही था, एंड आई वाज माई सेल्फ, आई यूज्ड टू डू लाइक दैट, बट आई थिंक वो शायद इंडिया एंड अमेरिका का कल्चरल डिफरेंस नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ की देखने जाओ ना तो संस्कृति में ये चीज है, विरासत में हम ऋषि मुनियों की परंपरा या राजा की परंपरा ये देखेंगे तो ये संस्कृति है अपनी, क्योंकि वहां ना अगर आप ऐसा किए बहुत ज्यादा फेमिलियर हुए तो वो लोग दे यूज दैट अगेंस्ट यू, मींस आपका कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके फ्रेंडशिप के दौरान अगेंस्ट यू करके आपको नौकरी से निकाल देंगे, मींस वो सब पॉलिटिक्स होती है। नहीं देखिए, जहाँ गांव होता है या घर होता है उसमें एक कचरा दान होता ही है ना, होता है, लेकिन क्या है परसेंटेज, मैं ये समझता हूँ कि हम कैसे हैं, हमारा क्या है बिहेवियर,
उसके ऊपर काफी दारोमदार रहता है आपके, मतलब एंटरप्रेन्योर। मीन्स जो टॉप में है जो उनका भी है। हाँ, ये टॉप टू बॉटम आता है। और हम लोग क्या है कि अनफॉर्चुनेटली अपनी संस्कृति छोड़ के कई लोग कई मेरा कंपनियां नेक्स्ट हैं। अगला प्रश्न वही था कि आप क्या ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में ये ऐसा ही चलता जाएगा कि ज्यादा कम फ्रेंडशिप और ज्यादा सॉर्ट ऑफ? नहीं, अभी तो दिख रहा है कि देखिए, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि 60-70% तक हमारे नेक्स्ट जनरेशन ने भी ये अडॉप्ट कर लिया है, मतलब मोर देन 70%। तो होपफुल है। और उसके बाद के जनरेशन को भी हम तो अभी से इस तरह से मेंटली तैयार करें, मतलब अभी तो 12 से 15 साल के ही है बच्चे लोग सब, लेकिन इस तरह से कि किस तरह से बिहेव करना, मतलब एज ए जनरल, कि अपना ड्राइवर है, अपने काम वाले है, या जो भी है, उसके स्वीपर है, उसके साथ क्या बिहेवियर करना। तो ये क्या है कि ये और कुछ दे सकते हैं या नहीं, लेकिन जो बोलते हैं संस्कार, वो विरासत पे देंगे ना, तो ये दिक्कत नहीं आ सकती। लेकिन मेरा पॉइंट ये है ना कि जैसे अमेरिका में वहाँ का संस्कार अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ अगर इंडियन संस्कार ट्राई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम होगी मेरे हिसाब से। नहीं, मैं उल्टा कहूंगा आपसे ओके। कि ये चीज है ना, शाश्वत है, वर्ल्ड वाइज कहीं भी चल सकती है। आप सोच के चलो कि ये करना है मुझे, आपकी सोच है ना जो, वो ही सामने वाले को है ना उसके मुताबिक बनाएगी। ओके। और कुदरत देखिए आज कितने 7 अरब लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, बराबर है। ईश्वर हम बोलते हैं एक है, चाहे ईश्वर कहो, चाहे अल्लाह कहो, या जीसस कहो, बराबर। तो वो सबकी सुनते हैं, और जो आपने कहा है उसको तथास्तु कर देते हैं, क्योंकि सबको एक एक का अकाउंट्स उनके पास, उसके लिए सोचने का उनके पास भी टाइम नहीं इतने लोगों को मैनेज करने के लिए। तो आप जैसी सोच रखेंगे, जैसा आपका बिहेवियर होगा, उसका प्रतिबिंब पड़ने वाला है। आपको कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी जाके ये आजमा के देख सकते हो, 100 में से 1 केस फेल हो सकता है, या 99.5 पास हो सकते हैं, या आधा फेल हो सकता है, ये मैं तय कह सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे देश में हमारी संस्कृति छोड़ के हम जो पश्चिम की संस्कृति अपनाने को जाते हैं, कहीं ना इधर के रहे नहीं उधर के रहे, लेकिन अपनी जो अपना जो देखिए जो भी धर्म है आपका, वो धर्म के आप प्रिंसिपल है उसको पकड़ के रखेंगे ना, तो भी आपका बेड़ा पार है। टेक ओवर मींस लीडरशिप ली तो फिर पहले साल के बाद 1.5 गुना प्रॉफिट या अर्निंग्स हुई है। Yes. तो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या हुआ, 1981 तक सब क्लीन अप हो गया। तब तक थोड़ा बिजनेस भी ग्रोथ होता था। उसमें एक स्कीम निकाली विन विन सिचुएशन के हिसाब से, कि जितने पुराने ड्राइवर थे उनको बोला आपको चाहिए तो आप ओनर बन सकते हैं। ट्रक की ओनरशिप। हाँ, तो कोई 10,000 कोई 20,000 लेके आया अपनी बचत के, उनको जो हमारी 3 साल या 5 साल पुरानी गाड़ी थी उनको दे दी, बेच दी हफ्ते पे, कि धंधा हम देंगे, उसमें से आपका हफ्ता काटते रहेंगे। और हम टैक्स प्लानिंग के हिसाब से देखने जाओ तो वो बेटर था कि नई ट्रक लेते गए। नई ट्रक में 40% हमको डेप्रिसिएशन मिलता था, जो नॉन कैश होता था, मतलब बुक एंट्री रहती थी। और इस तरह से विस्तार बढ़ गया हमारा धीरे धीरे। और 12 जब भी हमारी 14 ट्रकें थी, 12 ट्रकें थी, और 10-12 अटैक थी, उसकी जगह पे हमारा जो 1978 तक काफिला बढ़ के 78-79 ट्रक्स का हो गया था। और एक ट्रक हमारे पास चलती है ना फिक्स में 2 वे, तो हमको कुछ ना कुछ देके जाती है। तो ये ट्रक की बदौलत हम बहुत ही मजबूत थे। और कुछ स्कीम निकाली थी कि कलर
3 साल में या 5 साल में करना, आधा हम देंगे आधा आप भुगतेंगे, ये टाइप की मतलब क्या है, ऑलवेज ये अप्रोच रखा है विन विन सिचुएशन कि आपको मैं जिताऊंगा तो मुझे तो जीतना ही है, ऑटोमेटिक आप मुझे जिताएंगे। तो इसकी बदौलत क्या है कि 3 साल में सब क्लीन अप भी हो गया, बिजनेस भी बढ़ा, और 1981 में जैसे सब क्लीन अप हुआ, एक अपॉर्चुनिटी आई कि हमारे पिताजी के एक बड़े बहुत करीब के दोस्त थे, उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली थी और उसका मुहूर्त में मुझे बुलाया था और मुझे ऑफर किया, भाई इसमें से चाहिए तो पूरे गाले ले ले तू अंधेरी में। मैं बोला मैं ले तो लूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। बोला बोला पैसा नहीं है तो कौन मांग रहा है तेरे से, क्या देगा बोल, कैश किस। मैं बोला हर महीने 5,000 का हफ्ता दूंगा। बोला ओके। और हफ्ते पे इस तरह से एक पहली प्रॉपर्टी अंधेरी में 2 गोडाउन लिए। उस टाइम मुझे ये पूरे संकुल में सब गोडाउन मिल रहे थे हफ्ते पे। लेकिन जब भी बड़ों से भी बात करनी पड़ती है, कभी ये क्या है फर्स्ट टाइम था तो पिताजी तो नहीं थे, लेकिन जो चाचा एक राजकोट में थे उनसे सलाह की तो उन्होंने बोला कि 2 से शुरुआत करते फिर आगे देखेंगे। तो इस तरह से 2 प्रॉपर्टी ली और कुछ अरसे 2-4 महीना गया तो एक सीहोर में हमारी ब्रांच थी। वो प्रॉपर्टी थी मतलब बगीचे के अंदर मकान था और मकान में हमारा गोडाउन था। तो उसके मालिक आए बॉम्बे और बोला अभी जगह खाली करने की है। बोला क्या कर रहे हो, जगह क्यों खाली करनी? नहीं मुझे बेच डालनी है। मैं बोला बेच डालनी है तो मैं लूँ तो? बोला आप ले तो पहले आपको दूंगा। मैं बोला देख, उसने बोला क्या बोला कि भाड़ा मेरा है ना, एडवांस में देने वाले जितनी प्रॉपर्टी है ना उसमें एडवांस भाड़ा आपसे ही आता है, तो आपको देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 6 महीने में पैसा दूंगा। बोला 6 महीने का साथ भी हुआ तो मुझे चलेगा। इस तरह से ये दूसरी प्रॉपर्टी ली। और उसके बाद फिर क्या है कि वो लग गया कि हर साल, और लेते गए 90 तक तो जितनी मेजर लोकेशन थे बॉम्बे टू गुजरात रोड पे सब अपनी प्रॉपर्टी हो गई। मतलब बूंद बूंद में बोलते हैं सरोवर बढ़ता है, वैसे हो गए। और ये प्रॉपर्टी का एक मैंने देखा कि प्रॉपर्टी का एक खुद का कुछ होता है। जहाँ प्रॉपर्टी ली मैंने 300 फुट की हमारी ऑफिस को जहाँ थी, वहाँ अंकलेश्वर में 8,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी हमने डेवलप की खुद की। लोग पूछ रहे थे पहले दिन कि यहाँ क्या करोगे आप, फुटबॉल खिलाओगे? मैं बोला आप अगले साल आना, पूरा भरा लाओगा। बोला 300 फुट से 8,000, और हुआ ऐसा ही। 7 महीने में तो पूरा गोडाउन भरे लेते। मतलब वो बिजनेस को अट्रैक्ट करती है प्रॉपर्टी कुछ। अच्छा, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से बिजनेस ग्रो होते हैं। और पहले से क्या है, पिताजी के टाइम से कंपनी कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाली थी। तो 1962 में ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करके ऐसी ट्रकें बनाई थी कि 2 किलोमीटर आती हो दूर से अपनी गाड़ी पहचान सकते थे। तो कोई भी नया कदम बढ़ाना है तो हम लोग अगुवाई लेते थे। अम्बा स्पेशल हमने 1960 में की थी स्टार्ट, जो हर एक यहाँ आम देते हैं बॉम्बे में, तो हर गांव में हर एक घर पे हम पहुंचाते थे तीसरे दिन। जो आज आप कुरियर सर्विस या कार्गो सर्विस बोलते हैं, वो काम 1960 में किया था पिताजी और इन्होंने, चाचा ने। हाई स्पीड, क्विक डिलीवरी मतलब गारंटेड टाइम बाउंड डिलीवरी मैं कह सकता हूँ। तो इस तरह से था। तो 1985 में उस टाइम कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी और हमने एक ये टेबल के साइज का कंप्यूटर बसा लिया था। चलाने किसको नहीं आते था।
हमारे गांव का ही लड़का था, उसने कंप्यूटर का किया था, तो उसका स्टाफ ही बिठा के स्टार्ट किया था, उसमें कुछ रिपोर्ट्स बनाने या किए। और पैरेलल हमने एक प्रोग्राम डेवलप करवाया। वो प्रोग्राम हमने 90 में एडॉप्ट कर लिया, मतलब अच्छा, बेसिकली ईआरपी था। ईआरपी ईआरपी नहीं कहते हैं, ये प्रोग्राम अच्छा, सॉफ्टवेयर था। ई सी लैंग्वेज या कौन सी लैंग्वेज में आता है वो था। तो इस तरह से कंप्यूटर की शुरुआत 85 में हुई। 87 में और एक कदम हमने आगे लगाया, 86 में और एक कदम हमने आगे बढ़ाया। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ हमारी कंपनी की 5 स्टार होटल में जितने लोग थे, जितने बार के मैनेजर उनकी और यहाँ के बॉम्बे के पूरे लोग इंक्लूडिंग प्यून, ट्रक के मालिक, उनकी एक मीटिंग की। विचार विमर्श हो, बोलो ब्रेन स्टे में, चाय पे चर्चा नहीं, पूरे दिन की चर्चा की। ओके, और उसमें सबको अपनी राय देने की छूट थी। तो ये जो हमारा प्रयोग था ना, बहुत सफल हुआ। और 87 के जून जुलाई में हमने कंपनी को पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया। ये एक एडवांस कदम था हमारा। ओके, 90 में हमने हमारी जो रसीद बनती थी, मतलब पैरेलल हमारी ब्रांचेस का ग्रोथ चालू था कि हमने इस दौरान समझो 90 81 टू 90 में गुजरात की मेन जो लोकेशन है सब में हमारी ब्रांच हमने कर दी थी। तो एक क्वेश्चन था ब्रांच के बारे में, आप ब्रांच को मैनेज कैसे करें, क्योंकि आप दूर है ब्रांच, तो और आप फिजिकली तो हर ब्रांच जा नहीं सकते, तो कैसे आप? नहीं, ब्रांचेस में मैनेज करना ऐसे था कि देखिए, अपना जो पुराना एम्प्लॉय थे, हाँ, उनको प्रमोट करके नई ब्रांच पे भेजते, ब्रांच मैनेजर, और इस तरह से मैनेज होता था। और पहले से सिस्टम तो थी, राइट, तो वो सिस्टम के मुताबिक चलता था। और ये क्या है, शॉर्ट रोड था, तो आज माल भर के गई तो वापी को दूसरे दिन माल पहुंचना है, तीसरे दिन अहमदाबाद को पहुंचना है, चौथे दिन राजकोट को पहुंचना है, चौथे दिन गांधीधाम को पहुंचना है। तो ये शॉर्ट रूट के हमारे थे। मैक्सिमम रूट था 900 किलोमीटर का हमारा। तो ये मैनेज करना इतना डिफिकल्ट नहीं। और वो कहते हैं ना, आपने कहानी सुनी होगी कि एक राजा की कुंवरी थी, उसको उसकी एक भैंस थी, तो उसका बच्चा पैदा हुआ, वो 10-12 साल की थी। तो बच्चे को कांध पे बिठा के वो सीढ़ी चढ़ लेती थी। लड़की बड़ी होती गई या जवान हो गई 18 साल की, और वो भैंस बन गई। लेकिन वो प्रैक्टिस थी ना उसकी, तो वो चढ़ के गांव के पहलवान ने चैलेंज मारा था कि मेरे, तो फिर इसने काउंटर चैलेंज मारे कि ये भैंस लेके जो चढ़ेगा, तो पहलवान हार गया, लेकिन ये लड़की चढ़ी गई। तो ये ऐसे होते गए कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और लोग भरोसे के थे, रेफरेंस के थे, और 2 साल 5 साल काम करने के बाद उनको प्रमोट किया गया था। तो आपकी ये जो ग्रोथ थी ऑर्गेनिक थी, और इसमें भी बड़ा रोल अगर देखने जाओ तो मेरे दोनों छोटे भाई का भी है, क्योंकि साउथ गुजरात एक भाई मेरा जो मेरे से छोटा भाई है, वो अहमदाबाद गया 1981 में, बॉम्बे की मोह माया छोड़ के सेटल हो गया। और उससे छोटा भाई है, वो अंकलेश्वर गया। तो साउथ गुजरात जो पूरा डेवलप उसने किया। अहमदाबाद में एक ब्रांच थी, उसकी मल्टीपल ब्रांच, और उस वहाँ का विकास उसने किया। राजकोट में हमारे चाचा थे, तो वो भी इस मुहिम में जुड़ गए थे। तो मतलब सबका साझा प्रयास था। मैनेज यहाँ से मैं कर रहा था, वो आपने सुना होगा गोविंदा को,
गोविंदा मटकी फोड़ने जाता है उसको क्रेडिट मिलती है, लेकिन मटकी तक पहुंचने के लिए लोग का जब भी उनके साथ कंधों होता के है ऊपर तभी। तो ये सबका साथ सबका विकास वाला काम है। एक चीज बताइए, आपका ये जो ग्रोथ हुई पूरी ऑर्गेनिक थी? आपने जैसे फंडिंग या लोन या शेयर ऑफरिंग ऐसा कुछ वो सब नहीं, ये हम जानते ही नहीं थे। ओके। उस टाइम क्या है, हमारा 90% बिजनेस पेड एंड टू पे था। पेड मतलब क्या है कि माल बुक हुआ उसके साथ पेड। ये हमारी इंडस्ट्री का एक चीज है कि 1965 तक 100% पेड भाड़े पे बुकिंग होता था। और फिर कुछ कंपनियों ने, चंद कंपनियों ने टू पे का स्टार्ट किया और एक साल के बाद उन्होंने टू बी बिल्ड किया। लेकिन हमारा जो बिजनेस था, हमने फोकस किया था टू पे और पेड के बिजनेस पे ज़्यादा, और बिलिंग का बिजनेस बहुत लिमिटेड रखा था। उसकी बोला फंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं, अपना ही सेल्फ जो। और हमारे क्या है कि लिमिटेड खर्चे थे, कोई बुरी आदतें नहीं थी अनफॉर्चुनेटली हमारे फैमिली में। तो उसकी बदौलत क्या है कि जो कमाई होती गई उसमें ही डालते गए। और टैक्स प्लानिंग के लिए क्या है कि एक मुंबई की कंपनी, एक अहमदाबाद की कंपनी, एक वडोदरा की कंपनी, एक गांधीधाम की कंपनी, एक राजकोट की कंपनी, ऐसे 6-7 कंपनियां हमने बनाई थी। पहले पार्टनरशिप थी, प्राइवेट लिमिटेड जब भी कन्वर्ट की तभी प्राइवेट लिमिटेड बना दी थी। तो इस तरह से ये टैक्स प्लानिंग पूरा करके 100% टैक्स भी भरते थे और विकास भी करके। और मैं तो ये कहूँगा कि जिसको विकास करना है उसके लिए एक ही चीज मैं कहूँगा आपको कि आप टैक्स भरने से मत डरो। आपके पास ऑन पेपर आपकी किताब में जो पैसा होगा ना, वही आपकी ताकत बनेगा। क्योंकि लोग कच्चे पक्के का उस टाइम बहुत चलता था, लेकिन मेरे पिताजी भी उसके खिलाफ थे और मैं तो शुरू से ही खिलाफ था। और 1978 में एक ताजा चार्टर अकाउंट आया, बोला आप धंधा कैसे कर सकते हो ये। तो फिर मैंने मेरा कैलकुलेशन बनाया, मैंने बोला 1 लाख तू रोकड़े का ले और 1 लाख टैक्स मेरा ले। मेरा में उस टाइम 34% था, तो मेरे हाथ में कितना आया, 66 रुपीज आया। और तेरे हाथ में 100 रुपया है, मेरे हाथ में 66 है। लेकिन 5 साल के बाद देखे तो तेरे 100 रुपये की क्या वैल्यू है, तू कैलकुलेट कर, तू उड़ा देगा। कमाई आई है, जेब में पैसा है तो उड़ाएगा। मैं एक एक पैसा है ना सोच के खर्चा करूंगा, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी लूंगा, कुछ ये करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, तो ये पैसा पैसे को खींचेगा। तो उससे पूरा मतलब बहस की, मतलब आधे पौना घंटे तक फिर कबूल किया कि नहीं आपकी बात सही है। मैं बोला एक टाइम तू 6 महीने के लिए मेरी जो बात है ना आजमाइश करके देख। और उसने कबूल किया फिर कि नहीं आपकी थियरी जो है वही राइट है। लॉन्ग टर्म के लिए आप लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म के। मैं बोला हमारे क्या है कि सोच है ना लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए कि अपनी पीढ़ी के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे सर्वाइव करें। तो ये चीज रहती है। तो जो अपने ही जो कंपनी में से एक्रूवल होता था उसमें से ये सब कुछ होते गए। अब बताइए, इंडिया के जो यूनिक प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे रोड्स की कंडीशन, ये वो, तो आपने उस सब में क्या चैलेंजेस फेस किए? उस समय ये चैलेंजेस थे, देखिए कि एक दो रोड साइड पे, मैं 1959 की बात करूंगा। 1959 में मैं 9 साल का था। उस टाइम मैंने ट्रक के जरिए मुंबई आया था। 7 दिन लगे थे। 7 दिन में थार का रन पास किया हमने और एक्सल टूट गया। एक्सल टूटने पे वहां से बस में मेरा ड्राइवर गया। 2 दिन हम रण में पड़े थे, खाने पीने को भी नहीं मिलता था। खाने पीने के लिए क्लीनर एक टाइम अकेला गया, जाके पैदल जाके बाजू के गांव में गया, खाना लेके आया, मेरे लिए खुद खा के आया, मेरे लिए लेके आया। तो ये सिचुएशन थी। और आसपास के 200 किलोमीटर में कोई
स्पेयर पार्ट नहीं मिले तो स्पेयर पार्ट लेके आया, मैकेनिक अहमदाबाद से लेके आया, वहाँ मैकेनिक किया। तब तक आंधी चली थी तो मट्टी इतनी हो गई थी, तो पावड़ा कुदाड़ी से फिर मट्टी साफ करके हम आगे बढ़े थे। मतलब ये सिचुएशन थी। और गाड़ी हमारी जो थी ट्रैवलिंग टाइम, जो आज हम 18 घंटे में पहुंच सकते हैं अगर जावे तो तरीके से, वो ट्रैवलिंग हमको 3 दिन, मतलब 2 दिन 3 दिन लगता था। और रोड की कंडीशन भी ये थी, वापी से बॉम्बे बाय कार आना था तो हमको 8 घंटे लगते थे, जो आज 1.5 2 घंटे में हम पहुंच सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इम्प्रूव होते गया, और पिछले 11 साल में जो इम्प्रूव हुआ है वो सही माने में इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अभी आने वाले कुछ अरसे में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो वर्ल्ड की जो कोई भी मतलब सिटी से कंपेयर कर सकते हैं या कोई भी देश से कंपेयर कर सकते, वैसा हो सकता है। हम लोग की टाइम की काफी कमी हो रही, तो आप लेट्स कम टू प्रेजेंट टाइम। तो आपका आज का जो ये सेटअप है, तो आपने अभी ये ईआरपी सिस्टम, देखिए ईआरपी की मैं बात करूं तो मुझे क्या है कि फॉर्चुनेट, मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में 1982 से था एक्टिव, और कंप्यूटर मेरी ऑफिस में पहला आया था। तो मुझे एक कमेटी बनाई 97 में, वेबसाइट एंड नॉलेज एनहेंसमेंट कंपनी। वेबसाइट उस टाइम हमारे 4-5 गिनी चुनी कंपनियों के पास ही थी। नॉलेज एनहेंसमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अवेयरनेस क्रिएट करनी। और मुझे जो मेरा फर्स्ट कन्वेनर था वो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट था, मिशिगन यूनिवर्सिटी यूएसए से। और मैं एसएससी पास, मैं चेयरमैन, वो कन्वेनर। पहली मीटिंग हुई, मीटिंग में एजेंडा तय हुआ, सब कुछ बात होने के बाद उसने बोला, अशोक भाई सबके पास उसने ईमेल आईडी मांगा। मैं बोला ईमेल नहीं है मेरे पास। अच्छा, उससे कुछ नहीं बोला। बोला आपका ग्रोथ प्लान क्या है? तो मैंने तो बड़ी बड़ी आखिर ये ग्रोथ प्लान, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो पेपर पे लिख के बताया उसको। बोला पेपर पे डालो आप ग्रोथ सबका। मैंने डाला, उसने मेरा सबसे पहले हाथ में लिया और फाड़ दिया। बोला आप सेट चली के विचार कर रहे हो। मैं बोला क्या हुआ भाई, मैं, हमारी टीम है, हमारे सब। बोला कुछ नहीं होगा, आने वाला टाइम है ना टेक्नोलॉजी का है। मेरे दिमाग में बत्ती जल गई। मैं बोला क्या करना चाहिए? बोला पहले आप कंप्यूटर सीखो। आपके घर में कौन है? मैंने बोला मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, बेटे 2 छोटे हैं। बोला फोन लगाओ। उस टाइम मोबाइल नहीं था, मैंने फोन लगाया। बोला मैं फलाना बोल रहा हूँ। आउटस्पोकन था वो, एकदम मस्त आदमी था, अभी भी है, अभी भी वही रिलेशन है सगे भाई जैसा। बोला तेरे पापा को आज से है ना कंप्यूटर सिखाना। तो कंप्यूटर है तेरे घर पे? नहीं तो मैं लेके नहीं। बोला अभी लेके दिया है। बोला लेके दिया है, सिखाना। घर गया, बेटी ने 15 मिनट सिखाने के बाद मैंने बोला आगे आगे। बोला आप प्रैक्टिस करो तो सीख जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करो तो सीख जाएंगे वाली बात भी मेरे दिमाग में आ गई। कंप्यूटर का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये 2 बातें आ गई। और उस दिन से 97 ऑनवर्ड से मैं टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करने वाले लोग से उठना बैठना स्टार्ट कर दिया। तो एक सेमिनार में मुझे बुलाया गया, उसमें इंटरनेट बेस क्या क्या कर सकते हैं ये आए। मैं जान के आया। मैं क्या है कि देखिए मेरी लाइफ का 77 में भागदौड़ संभाली, 87 तक एक दिन की छुट्टी नहीं ली थी, नॉट अ सिंगल डे। मतलब काम के सिलसिले में जाना पड़ा था वो अलग बात है, बाकी संडे को भी काम करता था। तो मैं 87 में 1 महीने के लिए चला गया यूरोप।
पिताजी को जब भी बात किया तो हंसने लगे देख के। मैं बोला क्यों हंस रहे? बोला एक काम कर, पहले 4 दिन है ना तेरी वाइफ को लेके महाबलेश्वर घुमा के आया, फिर मैं मानूंगा। मेरी वाइफ को बोली तो बोला ख्वाब आया था क्या, एक चली के वहाँ पर 4 बच्चे हैं, क्या करेंगे? मैं बोला बच्चों के लिए मैंने बंदोबस्त कर लिया, साथ में लेना साथ में लेंगे, नहीं तो भाई रखने को तैयार है। भाई मेरा छोटा जो अंकलेश्वर था। तो इस सब की वजह से आपने नहीं, ये 1 महीना है ना मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट। आज जो भी हूँ ना, नॉलेज या जो कुछ है ना, इसमें एक भी फोन नहीं किया ऑफिस पे। जो काम मैं संभालता था डे टू डे, 2 लोग को सौंपे गया था। आने के बाद उन्होंने वापस करना चाहा तो मैंने बोला नहीं, आपने मेरे से बेहतर तरीके से संभाला है, अभी आपको ही संभालना है। मतलब ओनरशिप उनको दे दी। वहां जर्मन में हम गए थे तो एक 400 फुट के कमरे में एक आदमी पेन पेंसिल लेके आपकी तरह से इतने टेबल पे बैठा था और लिख रहा था। तो मैं बोला इतने बड़े कमरे में ये क्या कर रहा है? बोला सोचने का काम करता है। तो मैंने तब से सोचना स्टार्ट किया। ये एडवांटेज मिला। और 94 में जितनी कंपनियां थी वो सेक्शन पार्ट 9 बोलते हैं, उसमें हमने कन्वर्ट करके एक कंपनी का मतलब बना ली। मतलब कंपनी का सब मर्ज कर दी, क्योंकि उस टाइम टैक्सेशन भी थोड़ा काफी नीचे तक आ गया था। तो ये था। और 99 में ये उठना बैठना 97 से हुआ। हम लोग भी हमारी इंडस्ट्री के लिए ये प्रोग्राम करते, तो उससे काफी लोगों का संपर्क हुआ। उसमें एक संपर्क हो गया तो उसने इंटरनेट का बताया। मैंने आके भाइयों को बात की, बोला आपको रोज नए सपने आते हैं। बोला नए सपने नहीं, ये हकीकत है। और इस तरह से हुआ। तो फिर उन्होंने मना किया तो मैंने क्या है, उस दौरान क्या हुआ कि हमारा जो कंप्यूटरिंग प्रोग्राम था ना, उसमें ऐसा था कि एक गोडाउन के 4 दरवाजे, एक दरवाजा खोलो तो डेटा इधर उधर हो जाते थे। तो डेटा की एक्यूरेसी नहीं थी। तो वीबी में प्रोग्राम बनाया और वीबी में प्रोग्राम बना के चुपचाप है ना पैरेलल इसको इंटरनेट पे चढ़ाना चालू किया। उसकी रिपोर्ट मिलने लगे, वो इससे शेयर करने लगा। तो सबको लगा नहीं ये करने जैसा है। और इस तरह से सबको मेंटली प्रिपेयर किया। मेंटली प्रिपेयर करने के बाद भी हाँ नहीं किसी की आई थी, और मैंने भी किसी को नहीं। इस एक शादी में मेरे गांव का ही एक लड़का था, उससे पूछा, मैं बोला इंटरनेट मेरा ERP बनाना है। बोला मैं बनाऊंगा। तो मैंने उससे सब बात करके सब कुछ सेट कर दिया। अच्छा, मैं इस दौरान क्या है, मेरे बच्चे पढ़ते थे ना, तो 2-3 साल मेरी बिल्डिंग बन रही थी, तो हम लोग ऊपर रहने का, नीचे ऑफिस। तो आफ्टर ऑफिस आवर्स रोज इसके स्क्रिप्ट लिखता था कि सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए। तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाया। उस टाइम हमारी 122 ब्रांच थी 2004 में। पैरेलली मैं बोलूँ तो 97 तक बॉम्बे, गुजरात और महाराष्ट्र गुजरात था हम। 97 के बाद हमने एक टाई अप किया साउथ की कंपनी से, साउथ का ऑपरेशन चालू किया। वो कंपनी ने अपनी कंपनी बंद करने का निर्णय लिया, जब मतलब बेचने को निकाला, लेकिन कल्चर मैच नहीं होता तो हम ले नहीं सके। और हमने इस तरह से साउथ में 2002 में और नॉर्थ में 2004 और 2006 में ईस्ट में विस्तार किया अपना। लेकिन उस टाइम भी जब 2004 में हमारी 122 ब्रांच थी। अशोक जी, हम लोग टाइम खत्म ही हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर की बदौलत जिसको हमने ई कार्गो नाम दिया था, उसमें अकाउंट्स ऑपरेशन हो सब कुछ क्लब किया गया था। मतलब अकाउंट आपकी रसीद बनी तो डायरेक्ट अकाउंट तक जाती थी फाइनलाइजेशन तक। तो ये जो सॉफ्टवेयर बना उसकी बदौलत हमारा विकास होते गया। और विकास होते गया तो ऐसा तेजी से हुआ कि आज
इस मुकाम पे हम पहुंच सके। तो हम लोग तो आउट ऑफ टाइम है, आपको कुछ अपने व्यूअर्स के लिए कुछ फाइनल एडवाइस देनी है कि जो देखिए, फाइनल एडवाइस मैं एक ही बात कहूंगा कि आप जिस धर्म में मानते हो उस धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स जो है उसमें से उठा के आपके गाइडिंग प्रिंसिपल बनाइए, और वो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, उससे नाता बनाए रखेंगे। दूसरा, जो फील्ड में जानना है उसका A to Z नॉलेज लीजिए। ये दो बात होगी तो आपको जहां पहुंचना है पहुंच सकेंगे। और उसके लिए आपको एक ही चीज तय करनी है कि आपका मकाम तय करना है। आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आपसे पहला क्वेश्चन आता है कहाँ जाना है। तो आपको कहाँ जाना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आप गोल बना लीजिए। ये गोल जो है शॉर्ट टर्म 6 महीने के लिए बनाइए। 6 महीने का गोल आपने 7 महीने में, 8 महीने में या 5 महीने में, उसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं कि आपकी गति क्या रहेगी। ये 3 चीज आपने मिला ली ना, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होते नहीं बचा सकती, रोक नहीं सकती। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पॉडकास्ट करने के लिए। और व्यूअर्स, आई होप यू एंजॉयड दैट वाज वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और इसके रिलेटेड कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए, क्वेरी आई, मैं अपनी खुशनसीबी भी समझूंगा, क्योंकि 1964 से मेरी सफर शुरुआत हुई थी। 2010 में मुझे जब 60 साल मैंने पूरा किया तभी क्वेश्चन किया गया था कि अभी और कुछ क्या चाहिए आपको। मैंने बोला अभी कुछ नहीं चाहिए, मेरी लायकात से ज्यादा मुझे ऊपर वाले ने दिया है। मेरे पास जो है बांटना ज्यादा में ज्यादा लोगों को, और इसमें भी जिन लोगों के लाइफ में अगर थोड़ा भी बदलाव हुआ तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। और ये जो पॉडकास्ट किया उसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच कहूँगा कि मेरी बात आपने लोगों तक पहुँचाने का जो बीड़ा है, आपको मैक्सिमम सफलता मिले। और मेरे जो भी लोग सुन रहे हैं उनकी लाइफ खुशहाल रहे, वो तरक्की करे, यही मेरी शुभकामना। थैंक यू, थैंक यू। अशोक जी का इंफॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे होगा, एंड आप लोग प्लीज कमेंट और मेरी बुक में मैंने जो लिखा है ये भी बातें आप डिस्क्रिप्शन में कहीं भी आपको लगे लेने जैसे ले सकते हैं। सब डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स होंगे। सो अदर देन दैट, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू अशोक जी। थैंक यू।